हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का आज हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट का। और लास्ट क्लास में कुछ मैसेज आया था कि जो लास्ट प्रॉब्लम था इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अगर मास रहता है, पॉइंट मास रहता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। तो उसी सब चीज़ को आज डिस्कस करेंगे, और ये आपका वीडियो नंबर 2 है सेंटर ऑफ मास का। तो यहां देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एक्चुअली लास्ट क्लास में बताए थे कि सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन होता है जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, और ये इमेजिनरी पॉइंट होता है। हाँ, इसमें कंडीशन रहता है, कंडीशन ये इसमें कंडीशन लिया जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं, मोटा मोटी समझ सकते हैं कि एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे सारा मास को कंसंट्रेट किया जाता है, तो उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। और इसका हम लोग क्या देखे थे? फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे फॉर्मूला? कि XCOM अगर निकालना हो आपको तो आप क्या लगाएंगे? M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 ऐसे करके MNxN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn तक, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म है, समेशन MIXI। यहां I का वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से लेके N तक, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI, और ये I का वैल्यू 1 से लेके N तक। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास को। ये एक फॉर्म होता है, मैथमेटिकल टर्म होता है समेशन। ये जो टर्म है समेशन है, समेशन का मतलब होता है एडिशन होता है। तो यहां पे क्या है? I का मान 1, तो यहां देखिए 1 M1x1, समेशन का मतलब होता है प्लस प्लस, I का मान 2, तो यहां पे 2 रखिए, x2 M2x2 M3x3 M4x4, इसी तरह कहां तक ये बढ़ के आई जाएगा? N तक जाएगा, MNxN डिवाइडेड बाय, फिर से समेशन यूज किया गया है, MI कहां से कहां? 1 से लेके N तक गया है। उसी तरह आप YCOM कर सकते हैं। YCOM बराबर होता है M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 सो ऑन, ये चलते रहेगा। कहां तक जाएगा? MNYN डिवाइडेड बाय समेशन आप यूज करेंगे नीचे में, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये जाएगा Mn तक, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल रहेगा। हम लोग बात आज कर रहे हैं क्या? सेंटर ऑफ मास में पॉइंट ऑब्जेक्ट का। किसका कर रहे हैं हम लोग? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये सब किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यही पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह आप ZCOM भी लिख सकते हैं। ZCOM बराबर क्या होगा? M1Z1 प्लस M2Z2 प्लस M3Z3 ऐसे करके MNZN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये कहां तक जाएगा? Mn तक जाएगा। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर N पार्टिकल। कितना यहां पे पार्टिकल है? N नंबर ऑफ पार्टिकल है, उसका हमको XCOM चाहिए। तो यहां पे M1x1 M2x2 M3x3 ये एडिशन कर कहां तक जाएंगे? MNxN। अब N का अगर वैल्यू, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर 4 रहा, 4 रहा, तो यहां N का वैल्यू 4 होगा, यानी कि ये जाएगा टर्म M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 M4x4 तक जाएगा। अब ये डिपेंड कर रहा है N कितना पार्टिकल का है। ये XCOM, उसी तरह YCOM, उसी तरह ZCOM। ये टर्म क्या है? ये एक्सप्रेशन है, आपको बुक में मिलेगा, इस पे कंफ्यूजन नहीं करना है। ये टर्म जो होता है वो समेशन होता है। समेशन का मतलब होता है एडिशन करना। तो एडिशन क्या होता है? यहां देखिए, ये I यहां पे MIXI, I का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से कहां तक जा रहा है? N तक जा रहा है। अब हर एक टर्म के बाद ऐड करना है, यही होता है समेशन का मतलब, हर एक टर्म के बाद ऐड करना रहता है आपको। तो यहां पे M1x1
प्लस m2x2 प्लस m3x3, ये टर्म आगे तक कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। उसी तरह नीचे डिवाइडेड बाय समेशन, यहां पे i का मान 1 से लेके n, और ये mi, i का मतलब ये जो है 1 2 3 4 5 n तक जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या है, लास्ट क्लास का क्वेश्चन को देखते हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये करवा चुके हैं, फिर भी मैसेज आया था तो उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। चलिए, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन इस तरह था, ये आपका एससी वर्मा का क्वेश्चन था, इस तरह था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहां पे हम लोग एक्सिस मानते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लिए और ये एक्स वाई एक्सिस मान लिए। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में कह रहा था क्या, एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसी अनुसार हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन था कि पार्टिकल जो प्लेस्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है पहला, ये आपका ना क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर पहला ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर पहला है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि 3 पार्टिकल ऑफ मासेज, 3 पार्टिकल है, मासेज है, m1 बराबर दिया गया है 1 kg, m2 बराबर दिया गया है 2 kg और m3 बराबर दिया गया है 3 kg। ये क्वेश्चन में कह रहा है 3 पार्टिकल ऑफ मासेज, m1 बराबर दिया गया है आपको 1 kg, m2 बराबर 2 kg और m3 बराबर 3 kg है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए बी सी। ये जो m1 है वो a पे है, जो m2 है वो b पे है और m3 जो है वो c पे है। कॉर्नर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या कि जैसे जैसे यूज करना, जैसे m1 m2 m3 है तो a b c ऐसे यूज करना है आपको। ऑफ साइड, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड आपको यहां दिया गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड इसका दिया गया है कितना, 1 मीटर का ये साइड है। तो तीनों इक्विलैटरल में क्या होता है, सारा साइड आपस में बराबर होता है, तो यानी साइड 1 1 1 है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास सिस्टम, लोकेट आपको कह रहा है लोकेट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्या करना था, डायग्राम हम लोग क्या करेंगे आपको ये बताए थे, देखिए ध्यान से। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि जो आपका आंसर होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सिस ले रहे हैं और कौन सा ओरिजिन ले रहे हैं, किस पॉइंट को आप ओरिजिन मान रहे हैं। अगर यहां पे हम लोग आंसर ले अभी बनाएंगे और आंसर आएगा, और आप अगर दूसरा एक्सिस लेते हैं और ओरिजिन अगर दूसरा पॉइंट लेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, इसमें क्या है ध्यान आपको रखना है कि आपका आंसर दूसरे के आंसर से अलग कब आ रहा है, जब आप एक्सिस अलग ले रहे हैं और आप कोऑर्डिनेट अलग ले रहे हैं, तभी आंसर अलग आएगा। अगर दोनों का आप सारा एक्सिस भी सेम ले रहे हैं और कोऑर्डिनेट भी सेम ले रहे हैं तो आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम, पावर कट गया था, चलिए ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहां ध्यान क्या रखना है कि यहां ध्यान रखना है कि आपको एक्सिस कौन सा ले रहे हैं और ओरिजिन कौन सा पॉइंट को आप ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहां पे ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी एबीसी, हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये क्या है आपका सी है, ए बी सी, ये मेरे पे चॉइस पे है।
आप अपना चॉइस अलग ले सकते हैं, आंसर में भी अलग आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप तब तो आंसर ही सबका अलग आएगा, नहीं, वहां पे मेंशन रहेगा कि किसके अबाउट निकालना है आपको, ठीक है। अभी हम लोग यहां पे सीख रहे हैं कैसे निकालना रहता है, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहां पे ए बी सी, ये ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने। ध्यान से देखिए ये पॉइंट क्या हो गया, इसका मास 1 kg हो गया, इसका मास 2 kg हो गया और इसका मास 3 kg हो गया। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, XCOM चाहिए अगर आपको, देखिए ये एक्स और वाई एक्सिस वाला है, तो यहां पे दो ही कोऑर्डिनेट निकलेगा, एक्स और वाई, जेड तो निकलेगा नहीं। तो XCOM बराबर क्या होगा, यहां से कहेंगे आप M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। क्यों 3 लिखे, 4 लिखना चाहिए, 5 लिखना चाहिए, नहीं, यहां 3 ही लिखेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट कितना है, 1 2 3, 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो आप इसलिए कोऑर्डिनेट कितना लिखे, 3 ही, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाय मास M1 प्लस M2 प्लस M3। दिक्कत क्या है कि x1 x2 x3 नहीं पता है, तो निकालेंगे x1 x2 x3, उसी तरह y1 y2 y3 निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निकालना। तो अगर आपको पता है ना ओरिजिन यहां पे x एक्सिस y एक्सिस को ओरिजिन माने 0,0 0,0। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहां से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो देखिए ये x एक्सिस वाला है, तो ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 1 मीटर है, तो यहां से यहां का 1 मीटर हो गया, ये भी कितना हो गया 1 मीटर, और ये भी क्या हो गया आपका 1 मीटर का। तो ये x एक्सिस में कितना इसका दूरी है, 1 मीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट इसका होगा 1। अब x एक्सिस में है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, आप एकदम ये पढ़ के आए हैं कि अगर x एक्सिस में आप चलेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा, तो यहां पे y का वैल्यू, यहां टर्म क्या है 0 है। चलिए ये तो आप निकाल लिए, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 0,0, इसका निकल गया 1,0। अब इसका कोऑर्डिनेट, हां इसी में तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां से एक पॉइंट हम लोग यहां पे एक लाइन खींचते हैं जो इस साइड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ हाफ बट जाएगा। यहां से यहां का टोटल लेंथ 1 मीटर है, तो यहां से यहां का कितना हो गया 1/2 और ये 1/2। तो x कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है ना, ये देखिए, ये आप पढ़े भी होंगे, जैसे कि यहां का आपको निकालना है ये ओरिजिन है, यहां का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं, x में कितना है और ये y में कितना है। तो ये देखो यहां से यहां क्या हो गया, x में कितना है ये टर्म, तो पहला कोऑर्डिनेट आया 1/2, x में कितना आया 1/2, y का वैल्यू कितना है 1/2, x का निकल गया, y का कोऑर्डिनेट कितना है, तो निकालिए y का कोऑर्डिनेट, ये कितना होगा, कैसे पता चलेगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड आपस में बराबर होता है, और हर एक साइड बराबर होता है और हर एक एंगल भी बराबर होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। अब आपको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, इसका नाम है ए, ये है आपका बी और ये सी, तो ये लेंथ चाहिए। तो यहां से ये लेंथ आपको कैसे मिलेगा, अब सोचो ये एक ट्रायंगल है, ये इसको कुछ नाम दो, ये सी, इसको दे दो आप यहां पे डी, चलो डी कर दिए। तो ट्रायंगल अगर आप सोचोगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी में, इस ट्रायंगल में देखिए ए सी डी में ये लेंथ आपको चाहिए, ये आपको पता है, ये 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब आपको ये क्या होगा, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किस में आता है, tan थीटा में भी आता है और
साइन थीटा में भी आता है। तो अगर आप यहां यूज करेंगे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन कितना है ये डिग्री, देखो 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, ये इसको y मान लो, y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, देखिए कितना है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये कितना हो गया 1 हो गया। तो यहां से y बराबर कितना मिला आपको, देखिए ये इधर चला गया 1, ये 1 साइन कितना आया 60, और साइन 60 का वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितना होता है √3/2। तो y कोऑर्डिनेट ये y में कितना हो गया √3/2। अब बताओ कि यहां पे कोऑर्डिनेट निकल गया कि नहीं, ये 0,0 इसका 1,0 और ये 1/2 √3/2। अब क्या दिक्कत है, XCOM निकाल लेंगे, YCOM निकाल लेंगे। निकालिए XCOM, M1 कितना है M1, देखिए ध्यान से M1 देखो वहां पे 1 kg इंटू x1 कितना कोऑर्डिनेट है 0, प्लस दूसरी M2 कितना है, देखो कितना kg है 2 kg है, इंटू x2, ये x2 कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे x2 ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, यही होता है ना, पहले x होता है दूसरा y होता है, तो ये 1 हो गया। M3 मास कितना है, यहां देखिए कितना है 3 kg, ये आपका है 3 kg, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x वाला, देखो यहां 1/2, ये 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऐड करो, ये 1 kg, ये 2 kg, वो 3 kg, 6 kg टोटल आ गया 6। तो यहां से सॉल्व होके कितना आएगा, तो देखिए ये टर्म 0 हो गया, ये 1, ये 2 हो गया, और ये 3/2, तो यहां से 2 + 3/2 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा सॉल्व होके, एलसीएम ले लो, यहां से ये हो गया आपका, यहां पे ये हो गया आपका 4 + 3 7, और ये 7/2 डिवाइडेड बाय 6 यानी 7/12, यानी XCOM आपको निकल के आया इस पूरे सिस्टम का 7/12। उसी तरह आप क्या निकालेंगे YCOM, तो YCOM कैसे निकलेगा, तो YCOM बराबर होगा M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ये होगा। तो यहां पे देखिए कि M1 मास कितना है, स्टार्टिंग वाला याद देखो 1 M1 M2 M3 1 kg है, और कोऑर्डिनेट x1 0 था, y1 कितना है, तो देखो ये कोऑर्डिनेट ये 0,0 है दोनों के लिए, तो यहां पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस M2 मास कितना है 2 kg का है 2 kg, और y2 कोऑर्डिनेट देखो ये यहां पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या है यहां पे 0 है, तो ये हो गया आपका 0, प्लस मास देखिए वहां पे कितना है 3 इंटू y3, देखो ये x होता है और ये y होता है, पहला वाला x कोऑर्डिनेट दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट, तो यहां पे हो गया √3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऐड करने पे आता था 6, तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, यहां क्या बचा, तो यहां बचा 3√3/2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 3√3 डिवाइडेड बाय 12, इसको कैंसिल कर दो तो ये √3/4, यानी कि आपको सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का आ गया, x का कोऑर्डिनेट कितना 7/12 और √3/4। अब ये आंसर आया, लेकिन आंसर में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि आप कुछ कंडीशन माने हैं। क्या कंडीशन माने हैं कि आपका जो सिस्टम है ए को क्या है हियर ए जो है, हियर ए जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन ए को कैसे रखा गया, आपको ओरिजिन रखा गया, हियर ए क्या है ओरिजिन है, और एक्स एक्सिस पे कौन सा है आपका ट्रायंगल का साइड ए और बी, तो यहां पे ए बी जो है ए बी इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, ए बी इज ऑन एक्स एक्सिस, ए बी जो है साइड ट्रायंगल का वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको मतलब ये फुल आपका क्या हो पूरी तरह से आपका आंसर सही है। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपको, और ये आपका ऑप्शन में इस तरह का रहेगा, तो सेट रहेगा कि ये इसका साइड कितना है, तो ये आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं
कि आज का क्लास क्या था, ये तो पिछले क्लास का ही था क्वेश्चन। आज के क्लास में एक ही पॉइंट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कि 2 पॉइंट मास अगर कुछ दूरी पर रखा जाए तो उसका जो आपका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या उसका कंडीशन होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, यह सब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहां पे ये क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। तो यहां पे एक बार फिर से बताते हैं कि देखिए आपको ओरिजिन अपने सुविधा अनुसार लेना है। आपको ओरिजिन किसके, अपने सुविधा अनुसार, मतलब आपको जो लगे, जिस पॉइंट से आसानी से निकल जाए उसको आप ओरिजिन बना लो, उसको क्या करो आप ओरिजिन बना लो। और यहां पे आंसर आपका दूसरे से में भी डिफरेंट हो सकता है, वो अलग एक्सिस माना होगा, आप अलग एक्सिस माने। जैसे कि यही सपोज दैट कोई लड़का इसको ए को ओरिजिन मानता और ये जो बी, ये सी पॉइंट है यहां लिखता और ये बी को यहां लिखता। ट्रायंगल में तो ऐसे भी लिख सकता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां कहां दिया गया है कि ये इसको यहां रखना है, सिर्फ कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी है, तो हम कहे चलो ए को ओरिजिन माने, ये ऐसे लिख दिए, ये बी है और ये सी है, ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो क्या है यहां पे, ये 0,0 है, यहां पे क्या है, ये चेंज हो गया, मास 2 kg, कोऑर्डिनेट बदल गया। अब यहां का देखो ये 1/2 √3/2 और ये 3 kg और यहां पे 1,0, आंसर तो अलग आएगा इसका। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, माइंड में ये सेट करना है कि आंसर में भी डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि एक्सिस आप अलग लेंगे तो अलग आंसर आएगा। चलिए अगला जो हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सेंटर ऑफ मास के लिए, किसका, 2 पॉइंट सिस्टम का। 2 पॉइंट सिस्टम, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपको हम सिखाएंगे, ट्रिक बताएंगे कैसे आपको इसको याद रखा जाए, कब इसको हम लोग बदलेंगे, ये सब ध्यान रखना है। तो देखिए, तो अभी हम लोग दिखाएंगे 2 पॉइंट सिस्टम, सेंटर ऑफ मास किसका हम लोग देखेंगे, 2 पॉइंट सिस्टम। 2 पॉइंट सिस्टम, सपोज दैट एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है। एक मास m1 है और दूसरा मास कितना है, m2 है, और इसके बीच का दूरी जो है वो d दूरी रखा गया है। सपोज दैट d दूरी रखा गया है। आपसे पूछेगा कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में रख दे, m1 m2 बीच में रख देते हैं, नहीं रख पाएंगे बीच में। बीच में कब होता, जब आपको क्लियर ये पता चल रहा होगा, धीरे धीरे हल्का आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, ये m1 और ये m2 अलग अलग मास है, बीच में तो होगा नहीं। बीच में होने के लिए ये m और ये m, तब बीच में होगा। अच्छा किधर की ओर होगा सेंटर ऑफ मास, किधर की ओर होना चाहिए, तो जिसका मास ज्यादा रहता है ना उधर की ओर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। जैसे सपोज दैट कि अगर इसको बैलेंस करना है, इसको हमको बैलेंस करना है, ये देखो दोनों तरफ है तो ये बैलेंस हो गया। अगर ये मास इधर ज्यादा रहता, जैसे इसमें सपोज दैट कुछ ऐड कर दिया जाए, अब इसको देखो, अब इसका अगर हमको कहेगा सेंटर ऑफ मास निकालिए तो कहां रखेंगे, तो ये इधर गिर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिधर भारी है उधर उसकी ओर उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ मास जिधर भारी ऑब्जेक्ट होता है, हैवी ऑब्जेक्ट होता है, उधर की ओर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पे हमको तो पता नहीं m1 और m2 अलग अलग है, तो यहां से देखिए क्या है, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो क्या बताए कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से ओरिजिन डिसाइड करेंगे। तो ये हम लोग इसको मान लिए कि ये x एक ही एक्सिस पे है ना, तो ये 0,0 ओरिजिन मान लिए, और यहां से ये यहां का दूरी कितना है d, तो ये d,0, क्योंकि एक ही लाइन पे है तो y वाला तो होगा नहीं, जो भी होगा x वाला होगा, तो y वाला टर्म नहीं होगा, जो भी टर्म होगा वो x वाला होगा, इसलिए यहां पे हो गया d,0 हो गया। अब यहां से क्या करना है, हेलो क्लास लेना, तो यहां से क्या है कि ये 0,0 d,0 हो गया। अब यहां से देखें कि इसका आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, XCOM बराबर m1 x1
प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब कोई कहेगा y में निकाल लीजिए, y वाला भी हमको निकालना है, मन है। अरे y वाला निकालेंगे तो यहां का y 0 है, यहां का y 0, y क्यों निकालेंगे? y निकालने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, y निकालने से आपको फायदा होगा तब निकालेंगे। यहां पे y का है ही नहीं कोऑर्डिनेट, तो y में तो होगा नहीं। चलिए, तो यहां से सेंटर ऑफ मास कितना आ गया इसका, देखिए ध्यान से, m1x1 प्लस m2x2। m1 कितना है, तो ये m1 ही है, और x1 कितना है, देखिए ये 0, प्लस m2 इंटू x2 कितना है कोऑर्डिनेट d, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो यहां से XCOM ये आया m2 इंटू डी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, XCOM कहां से आप बता रहे हैं, कहां से बता रहे हैं आप, कहां से ओरिजिन ये लिए हैं, यानी कि यहां से आपका कुछ दूरी मान लेते, यहां कुछ दूरी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो यही तो दूरी है, ये दूरी जो है XCOM जो है, ये x एक्सिस में ये कुछ दूरी है, ये दूरी कितना है, तो ये m2 इंटू डी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये दूरी है। अब इसको क्यों ना फॉर्मूला की तरह याद रखें, फॉर्मूला के तरह याद कैसे रखा जाए, फॉर्मूला की तरह कैसे याद रखा जाए, तो आपको पूछेगा किधर से निकालना है, किस पॉइंट से आपको बताना है सेंटर ऑफ मास, किस पॉइंट से बताना है। अगर आप कहेगा किस पॉइंट से बताना है, m1 से बताना है या m2 से बताना है, कहेंगे m1 से बताना है। चलिए ठीक है, m1 से बताना है तो आप m2 का मास लेंगे, m1 से बताना है तो आप किसका मास लेंगे, m2 का मास लेंगे, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस d और डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिंपल है, जिससे पूछा जाए उसके अपोजिट वाला, दूसरे वाले का मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम प्लस m1 प्लस m2। ये कह रहे थे, ये क्या है कि ये आपको अभी लग रहा हो कि ये इतना क्यों याद करवा रहे हैं, इसका एप्लीकेशन आगे बहुत ज्यादा होने वाला है, समझ रहे हैं बात को, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए बोले अभी तो क्या है कि ये कोऑर्डिनेट ऐसे डिसाइड करके कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको याद रखने का तरीका क्या है, जिससे पूछा जाए, जैसे m1 से पूछेगा तो m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम m1 प्लस m2, अगर m2 से पूछेगा तो m1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच का दूरी डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझ गए, क्लियर है। तो देखिए ये हो गया XCOM, तो इसको हम लोग यहां से यहां ये मान लेते हैं, कितना है, ये R है, R1 कर लो, ये R1, तो ये कितना हो गया R2 कितना होगा, R2 आप डायरेक्ट, ये R1 इसको बोलते हैं, ये R1 हो गया, R1 यहां से यहां का R1 हो गया। बात के लिए R1 समझ रहे हैं, R1 R2 क्या है, ये R1 R2 क्या है, पॉइंट है, यहां से यहां का कितना दूरी है, ये R1, तो इससे दूरी निकालना है तो इसका मास डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। जैसे आपको कहेगा R2 कितना होगा, तो कहेंगे R2 चाहिए, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, D है, उसमें से कितना घटा, ये R2 चाहिए, तो ये इसमें से ये डिस्टेंस घटा दो, तो ये D माइनस R1 घटाइए, तो D माइनस R1 कितना है, देखिए यहां से R1 कितना है, यहां से देखिए, तो ये क्या है, M2 इंटू डी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्या कॉमन हो गया, कॉमन यहां से देखिए क्या है, D कॉमन हो गया, तो यहां बचा 1 प्लस माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। एलसीएम लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा यहां से डायरेक्ट। तो यहां से हो गया D, ये एलसीएम होकर यहां मल्टीप्लाई हो गया, M1 प्लस M2 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये M1 माइनस से प्लस गया, तो यहां से आ गया क्या, R2 बराबर यहां से आ गया आपको, R2 बराबर यहां से आ गया आपको, R2 बराबर कितना आ गया, देखिए वहां पे टर्म को, R2 बराबर आ गया आपको M1 इंटू डी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्या बताए थे, याद रखने के लिए बताए थे ना, यही टर्म आपको ध्यान रखना है, यही टर्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जिससे पूछा जाए उसका अपोजिट मास क्या था, देखिए एक बार फिर समझाते हैं, इतना लंबा
आपको तरीका तो पता ही रहना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना चाहिए। जैसे यहां का मास m1, यहां से यहां का मास m2 और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d है d डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। जैसे कहेगा m2 से कितना दूरी पे, m1 से कितना दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास COM फ्रॉम, कहां से, m1 से बताना है। क्या करेंगे, m1 से बताना, इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे नहीं, फटाफट m1 क्या करेंगे, m1 से पूछा गया है, किसका लेंगे, तो यहां पे r1 मान लेते, ये डिस्टेंस कुछ होगा, r1 मान लेते, ये r1 डिस्टेंस कितना हो गया, तो m2 इंटू डी डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। दूसरी बात क्या, अगर यही पूछता फाइंड COM फ्रॉम m2 से बताइए, m2 से बताना है, ये दूरी तो अलग होगा, ये मान लेते हैं r2 है, m2 से बताना है, r2 बराबर m2 से बताना है, m2 से बताना है तो किसका मास लेंगे इस बार, m1 का मास लेंगे। और डिस्टेंस कौन सा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। एकदम याद रखिएगा, ये पॉइंट वाला बहुत ही काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI ले लो इसको, ये अभी देखो ना, इसका बहुत सारा इससे क्वेश्चन बनने वाला है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, ये टर्म ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। 2 पॉइंट के लिए नोट डाउन कीजिए, 2 पॉइंट के लिए, कौन सा, 2 पॉइंट के लिए कैसे रखना है याद, 2 पॉइंट के लिए कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, दोनों मतलब जिस पॉइंट से आपको निकालना है उसके अपोजिट वाला मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। याद हो गया, क्या कैसे निकालना है, जिस पॉइंट से निकालना है उसके अपोजिट वाला मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, चलिए देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका यूज आपको बताते हैं, बहुत ही खतरनाक यूज है इसमें। चलिए मिटाएं इसको अच्छा, एक टर्म और यहां सीखिए, आपको एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है, यहां सीखिए, ये क्या है कि ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि ये बैलेंस हो गया, ये सेंटर ऑफ मास जैसे इसका है सेंटर ऑफ मास, यहां ये बैलेंस हो गया, बीच में एकदम बैलेंस है, ये इधर यहां से यहां का और यहां से यहां का बराबर होना चाहिए, यानी कि ये मास इंटू यहां का पोजीशन बराबर मास इंटू यहां का पोजीशन, मास इंटू यहां का पोजीशन और ये मास इंटू यहां का पोजीशन, ये आपस में बराबर होता है, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको यहां से समझिए कि ये यहां पे क्या करेंगे कि अगर ये पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, तो यहां का मास ये इसका मास इंटू इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल होगा यहां का मास इंटू इसका डिस्टेंस, ये आपस में बराबर होता है। ये क्या होता है, आपस में दोनों टर्म बराबर होता है। अगर आपको नहीं है पता, नहीं अगर आपको लग रहा है तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह टर्म क्या होता है, m1r1 बराबर होता है m2r2। अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे आया तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये m1r1 देखिए क्या, m1r1 बराबर होता है m2r2, यानी कि इसका मास और इसके बीच का सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर होता है इसका मास और इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होता है। कैसे होता है आप चेक कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। m1 इंटू r1 बराबर होता है m2 इंटू r2, याद हो गया होगा, m1r1 बराबर m2 r2। कैसे हुआ, ये बराबर है या नहीं चेक कर लीजिए। m1 इंटू r1 देखो वहां निकाले हैं, कितना है, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बराबर, ये मास कितना है m2
इंटू R2 कितना है, देखो R2 M1 इंटू डी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। M1 से M1 M2 कैंसिल हो गया, नीचे वाला टर्म, ऊपर में देखो M1 इंटू M2 M1 इंटू M2 गया, D से D गया, बराबर है, बराबर है। याद रखेंगे क्या, M1 R1, क्या M1 R1 बराबर M2 R2, M1 R1 बराबर M2 R2। क्या होता है, M1 और यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस बराबर M2 और इसके बीच का डिस्टेंस। याद रहेगा, पक्का ना। चलिए अब इससे क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, आज लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। बस हो गया, आपको एक दो क्वेश्चन दिखाएंगे और टर्म को आपको याद रखना है। जैसे देखिए एक 2 kg ऑब्जेक्ट है और एक 5 kg ऑब्जेक्ट है। एक 2 kg ऑब्जेक्ट है, एक 5 kg ऑब्जेक्ट है और इसके बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg। 2 kg से कितना होगा, याद आया, 2 kg से पूछा गया, 2 kg से लेंगे तो किसका लेंगे मास, तो ये 2 kg से पूछा गया, तो यहां से R1 बराबर 2 kg से पूछा गया तो मास M2, यही होता है ना, M2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन D डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी कि जिससे पूछा गया अपोजिट मास कितना है 5 kg इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, टोटल मास 2 kg एंड 5 kg, ये 7 kg, ये kg से kg गया और यहां आ गया 50 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। कहेगा बताइए सेंटर ऑफ मास 5 kg से, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg। 3 kg से कितना होगा, 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 तो सॉरी 5 kg है ना, 3 कहां आ गया, 5 kg से कितना होगा, 5 kg से, तो ये R2 बराबर क्या होता है, तो कहे क्या कि देखो यहां से यहां का ये मास अगर इससे पूछा गया तो इसका मास लेंगे M1 इंटू डी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इन बराबर मास कितना है, देखो 2 इंटू डिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाय 7 kg, kg से kg चला गया यहां से, तो ये 20/7 सेंटीमीटर ये आ गया। अच्छा दोनों बड़ा कौन है, 20/7 या 50/7, 50/7, यानी कि सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे होगा, टोटल है ये यहां पे 10, तो ये जो देखो M1 से M2 kg से कितना दूरी पे है 50/7, 50/7 और ये 20/7 है, तो ये दूरी यहां पे, तो ये हो गया आपका यहां से कितना है 50/7, 50/7 और ये हो गया आपका 20/7। तो क्या यहां पे एक पता चला बात, ऐसे भी आपको पता है ये बात है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो शिफ्ट होता है हैवियर, सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड, सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड ऑन हैवियर बॉडी। सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाता है, जिधर आपका हैवियर बॉडी होता है, जिधर भारी ऑब्जेक्ट रहता है उसके तरफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपका शिफ्ट हो जाता है। तो बातें क्लियर हुई कि सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाता है, हैवियर बॉडी के तरफ शिफ्ट हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आपका एक एससी वर्मा का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एससी वर्मा से एक क्वेश्चन कर लेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, ये पॉइंट वाला बहुत काम का है, याद रखेंगे बहुत ही काम का है, आगे इसका बहुत काम है, बहुत ही यूजफुल है, ध्यान रखेंगे बात को।
कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि टू ब्लॉक्स ऑफ मासेज, 2 ब्लॉक है जिसका मास दिया गया है आपको 10 kg एंड 20 kg और 20 kg है, 10 kg और 20 kg है, प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस पे रखा गया, ये एक्स एक्सिस, ये बोला गया एक्स एक्सिस है, ठीक है, बात को मान लेंगे, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब क्या कह रहा है, द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय 2 सेंटीमीटर। पहला जो मास है, ये पहला जो मास है, इसको हम लोग कितना मूव करवाए, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड सेकेंड मास मूव्ड, सेकेंड मास को कितना से शिफ्ट करवाएं, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 8 नंबर सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 160, पेज नंबर है 160। कह रहा है कि कितना से शिफ्ट करवाएं सेकेंड ब्लॉक को, सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज, सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज का मतलब बदलना नहीं चाहिए, सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही बाद में रहना चाहिए। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज, तो आपको फॉर्मूला ये वाला टर्म याद होना चाहिए जो अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या ये जब कब है, जब सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज रहे, तो आप क्या यूज करेंगे, m1r1 बराबर m2r2, m1r1 बराबर m2r2। तो यहां से देखिए m1 कितना है, 10 kg इंटू कितना शिफ्ट हुआ, 2 सेंटीमीटर बराबर 2 kg इंटू r2, तो यहां से हो गया r2 बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, किधर की ओर शिफ्ट हुआ होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि सेंटर ऑफ मास, अच्छा अभी क्या है कि शिफ्ट नहीं कराने से पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए, 10 kg और 20 kg, किधर 20 kg की तरफ, यहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए था, ये यहां पे। अब कह रहा है क्या कि, अब कह रहा है कि अगर ये 10 kg वाला इधर की ओर मूव किया, 10 kg वाला इधर की ओर मूव किया, तो सेंटर ऑफ मास ये जो है ये उतना ही रहना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए। तो ये 10 kg वाला इधर शिफ्ट होगा या आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि इसको सेंटर ऑफ मास उतना ही रखना है, इतना ही रखना है, यहीं पे रहना है, और ये आगे आ गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा और आगे खिसकना पड़ेगा, थोड़ा और आगे खिसकना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दिया जाए, अगले क्लास में इससे आगे डिस्कशन करेंगे कि सेंटर ऑफ मास चेंज जब होगा तब के लिए, ठीक है। सेंटर अभी तो क्या ये फिक्स था, अब क्या है सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, उसके लिए कैसे आपको सॉल्व करना है। ये सेंटर ऑफ मास क्या है, रिमेन्स अनचेंज है, तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। अगर आपका सेंटर ऑफ मास बदला तो फिर कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे उसका देखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और मास्क का यूज कीजिए, ठीक है।